प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अकबर आज से इंटरमीडिएट 11-12 क्लास की मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का पहला चैप्टर होगा लिमिट्स, जो कैलकुलस का ही एक छोटा सा चैप्टर है। कैलकुलस जिसे सर इसाक न्यूटन नाम सुने होंगे। आज की जो चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर्स है लिमिट्स, मींस हिंदी में कहें तो सीमा, और ये कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस क्या है, पहले इसके बारे में आप जान लें। कैलकुलस जिसे हम लोग कलन कहते हैं हिंदी में, कलन। कैलकुलस ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसके देने वाले जो थे वो सर इसाक न्यूटन, जो एक मैथमेटिशियन थे, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फिजिक्स में बहुत कुछ दिए। फिजिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का देन जो है वो सर इसाक न्यूटन का है। लॉ ऑफ मोशन का देने वाले न्यूटन हुए। कैलकुलस, इंटायर कैलकुलस के देने वाले इसाक न्यूटन हुए, जो इंग्लैंड में पैदा हुए, और ये हुए 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में। कहां पैदा हुए? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पैदा हुए और डेथ जो किए वो 31 मार्च 1727 को लंदन में। लंदन, क्लियर? ऑलमोस्ट 84 इयर्स की उनकी लाइफ रही। इन 84 सालों में उन्होंने बहुत कुछ दिए, इस दुनिया को बहुत कुछ दिए, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो या मैथ से हो। और शायद न्यूटन नहीं होते तो आज हमारी दुनिया इतनी तरक्की नहीं करती। थोड़ी सी न्यूटन के बारे में हम इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट, वो कैलकुलस के अंतर्गत आता है। और कैलकुलस जो है, पूरी कैलकुलस का देने वाले वो हमारे न्यूटन सर हैं। तो न्यूटन जी जो थे वो कौन थे? वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिए और पूरी लाइफ उन्होंने नई नई चीजों की खोज करने में लगा दी। ऑलमोस्ट 84 इयर्स तक के वो रहे इस दुनिया में। उनकी जो जिंदगी रही, उनकी जो लाइफ रही, वो 84 इयर्स ऑलमोस्ट। क्लियर है? चलो, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा क्लास है वो है लिमिट। तो लिमिट के बारे में आपको बतलाने से पहले थोड़ी सी हम कैलकुलस के बारे में बता दें कि कैलकुलस जो है ये क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का एक शाखा है, एक ब्रांच है। और इसमें पढ़ा क्या जाता है? इसमें जो पढ़ते हैं कैलकुलस में, वो पढ़ते हैं
रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स। इसमें जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई क्या होती है, इसमें जो पढ़ते हैं हम लोग वो पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल और वेरिएबल्स। क्लियर? रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होता है, उसके रेट के बारे में जो पढ़ाई होती है वो कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ते हैं। वो कहां पढ़ते हैं? इनसाइड द कैलकुलस। तो लिमिट से पहले थोड़ी सी हम कैलकुलस के बारे में बता दें, क्योंकि कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिमिट। फिर हम लोग जान लेंगे लिमिट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जानने के लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस थोड़ा सा जाने। अब देखिए यहां एक वर्ड आया, वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए पहले कि वेरिएबल कहते किसको है। वेरिएबल जो होता है वो दो तरह का होता है। वेरिएबल जो होता है ये दो तरह का होता है। वेरिएबल कौन कौन तरह का वेरिएबल होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट, वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट मींस स्वतंत्र, और दूसरा होता है डिपेंडेंट, निर्भर जिस पर करता हो। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लें आप। एग्जांपल के जरिए आप समझने की कोशिश करें कि वेरिएबल होता क्या है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, थोड़ी सी हम पहले आपको कैलकुलस को बता दें कि कैलकुलस है क्या, कैलकुलस को किसने दिया, कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं। ये सारी चीजों को जानने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे लिमिट्स। तो देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं और कुछ चीजें खरीदनी है। तो मान लीजिए आप मार्केट में उस चीज की आप प्राइस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्राइस मींस कीमत। जितना प्राइस होता है प्राइस के मुताबिक उसकी क्वांटिटी आप डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी तो जितना प्राइस होगा उसके मुताबिक आप उसको कितनी क्वांटिटी में परचेज करेंगे, लेंगे, ये डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास जो अमाउंट है वो सर्टेन है, वो एक निश्चित अमाउंट है, और उस अमाउंट से आप कुछ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्राइस पता करते हैं उसकी कि उसकी प्राइस कितना है। सपोज दैट आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपया है, और मार्केट गए और उस एक आर्टिकल का चीज की दाम पूछे तो पता चला 5 रुपीज। तो आप पता करते हैं कि हमें 20 मिलेगा उसमें। 100 रुपए में कितना मिलेगा? 20, क्योंकि एक आर्टिकल का दाम, एक चीज की दाम 5 रुपया है। और सपोज दैट अगर वो 5 की जगह 10 होता, अगर एक चीज की दाम 10 होता तो क्वांटिटी घट जाता। क्वांटिटी कितना हो जाता? 20 से रिड्यूस होकर के 10 हो जाता। उसी तरह से अगर क्वांटिटी का दाम 20 हो जाएगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये कंप्लीटली जो डिपेंड है वो किस पर है? प्राइस पर है। जितना प्राइस होगा उसके मुताबिक क्वांटिटी होगी। क्लियर? नाउ वी कैन टेक द अनदर एग्जांपल। सपोज दैट कुछ और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कुछ और भी एग्जांपल लिया जा सकता है। जैसे कुछ और ये हो, सपोज दैट एडवर्टाइजमेंट। और
सेल या सेल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जानना बेहद जरूरी है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए एडवर्टाइजमेंट और सेल्स, आपको पता है कि जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ज्यादा सेल होगा, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगा तो सेल भी बढ़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कम होगा तो सेल भी कम होगा। इसका मतलब जो है कि पूरी तरह से सेल जो डिपेंड है वो किस पर है, एडवर्टाइजमेंट पर है। ये पूरी तरह जो सेल जो डिपेंड हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहां पर जो हो गया एडवर्टाइजमेंट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और सेल्स जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है किस पर, एडवर्टाइजमेंट पर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलस के बारे में हम लोग जाने कि कैलकुलस होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स, जिसे कहते हैं सीमा। लिमिट्स क्या है? ये कैलकुलस का एक छोटा सा चैप्टर है, या यूं कहें कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस लिमिट्स। ये क्लास 11th का है और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स की अवधारणाएं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो लिखते हैं कि सीमा की अवधारणा, सीमा की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स मीन्स सीमा की अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स में हम लोग जानेंगे कि लिमिट्स क्या है। ये दरअसल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस है, क्योंकि बगैर लिमिट का आप कैलकुलस नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर पढ़ेंगे आप डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन, फिर पढ़ेंगे आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, और उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जितनी चैप्टर्स हम बताएं ये सारे चैप्टर्स क्लास 12 के हैं। क्लास 11th में जो है वो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ये क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 13वां चैप्टर है। क्लियर हो गया? वैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आगे आने वाले जितनी चैप्टर्स है क्लास 12 के वो सब हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? क्लास 12 ये तो हुआ क्लास 11th के। क्लास 12 के कौन कौन से चैप्टर हैं एक बार उसे भी देख ले आप। क्लास 12 के जो है वो चैप्टर है इसमें पहला, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यह क्लास 12 का है। उसके बाद आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इसके बाद आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद आप पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव्स, आप पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन के बाद आप पढ़ेंगे, इससे पहले एक चीज छूट गया, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके ऊपर लिख देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स मींस क्या हो गया, यही हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, इसके बाद आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव्स जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं, और इंटीग्रेशन के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नजर आएगा ऊपर लिख देते हैं, ये सारे चैप्टर क्लास 12 के हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर जो बताएं, ये टोटल चैप्टर जो है वो क्लास 12 के हैं। क्लास 11 के कौन से चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये पढ़ना है हम लोगों को। लेकिन आगे की जितनी चैप्टर है उन सब चैप्टरों में अगर लिमिट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे का चैप्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं आज का पहला क्लास में कि भाई लिमिट जानने से पहले आप उनके बारे में थोड़ा सा जान लो, बेसिक चीज कि लिमिट्स कहां यूज होगा और कैसे यूज होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स के बारे में, तो लिमिट्स में पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, हमने लिख दिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं लिमिट्स एंड फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिमिट्स एंड फंक्शन, लिमिट्स एंड फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग लिमिट्स एंड फंक्शन, फिर जानेंगे, अगर ये जान गए तो फिर पढ़ेंगे हम लोग एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट्स, एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट्स, एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट्स एंड फंक्शन, और फिर पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑफ लिमिट्स। और इसके बाद फिर पढ़ेंगे फाइंडिंग लिमिट्स, लिमिट्स निकालना, अगर एग्जिस्ट करता है तब उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, फाइंडिंग लिमिट्स, लिमिट्स निकालना, फाइंडिंग लिमिट्स। और फाइंडिंग लिमिट्स के बाद मिटा दें, नीचे में क्लियर नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको साफ कर दें हम। अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा
ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला ऑफ लिमिट्स। फार्मूला ऑफ लिमिट्स, फार्मूला ऑफ लिमिट्स। तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बट वन बाय वन। हम लोग कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्विक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आगे के जो आने वाले चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 के होंगे, या फिर आप इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है और समझना उससे भी ज्यादा जरूरी। एक तो है जानकारी हासिल करना और दूसरा है उसको समझना। तभी आप इस चैप्टर में कंट्रोल कर सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से बना सकते हैं, फिर आपको इस चैप्टर में मजा आएगा। सिर्फ डायरेक्ट अगर हम सवाल बना दें कि देखो इस तरह से लिमिट्स बनता है, तो ये ठीक नहीं। चलिए, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि लिमिट्स क्या है। अब लिमिट्स के बारे में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, चलो। तो लिमिट्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि why we study लिमिट। why we study लिमिट, हम लोग लिमिट क्यों पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ने की क्या जरूरत होगी। तो लिमिट जिसको कहते हैं बाउंड्री, एक सीमा है, एक हद है, जिसे हम लोग लिमिट कहते हैं। कहते हैं ना हम लोग, भाई आप अपनी लिमिट में रहो, मतलब अपनी हद में रहो। डोंट क्रॉस द लिमिट, डोंट क्रॉस द बाउंड्री। आप बाउंड्री को मत फांदो, आप लिमिट को क्रॉस मत करो। तो लिमिट दरअसल एक बाउंड्री है, एक हद है, एक सीमा है। ठीक है। अब हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी लिमिट्स की, लिमिट्स पढ़ने की। लिमिट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब चीजों को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूरी मैथमेटिक्स में 7 ऐसे फॉर्म्स है, लिख लीजिए। देयर आर 7 फॉर्म्स इन मैथ्स। गणित में, मैथमेटिक्स में 7 ऐसे फॉर्म्स हैं। देयर आर 7 फॉर्म्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है। विच आर कॉल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं, देयर आर 7 फॉर्म्स इन मैथमेटिक्स विच आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट। क्या कहते हैं उसे हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं डिटरमिनेट, जिसे हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट। पूरे मैथमेटिक्स में 7 ऐसे फॉर्म हैं जिसे हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से हैं, तब आपको समझ में आएगा कि लिमिट क्यों पढ़ना जरूरी है। क्लियर है। चलिए, उसमें पहला आप देखोगे, जैसे कौन कौन से हैं, 0/0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उसी तरह से
जीरो के ऊपर जीरो पावर, जीरो टू द पावर जीरो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उसी तरह से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, जीरो टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सब जो फॉर्म है, ये सब फॉर्म क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं। इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 हैं। उसी तरह से जीरो इंटू इंफिनिटी, जीरो इंटू इंफिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो टोटल ऐसे 7 फॉर्म हुए। अच्छा, ये थोड़ी सी ये नहीं होगा, इंफिनिटी टू द पावर जीरो। एक और घट रहा है, कौन सा? एक होगा 1 टू द पावर इंफिनिटी। यही टोटल 7 फॉर्म है। 1 2 3 4 5 6 7। Here there are 7 forms in mathematics which are called indeterminate. ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर ये ऐसे फॉर्म आ जाए तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई भी नंबर जीरो को जीरो से डिवाइड दोगे आप, तो इस फॉर्म को इनडिटरमिनेट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जीरो को जीरो से डिवाइड दोगे या जीरो के पावर जीरो हो तो ये भी क्या हो गया? इनडिटरमिनेट हो गया। या इंफिनिटी टू द बाई इंफिनिटी हो तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। या इंफिनिटी टू द पावर जीरो हो तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो ये सारे हैं, ये सारे फॉर्म को आपको याद रखना कि मैथमेटिक्स में ये 7 फॉर्म ऐसे हैं जो आ जाए, जो कहलाते हैं इनडिटरमिनेट। क्लियर है? देखो, जैसे अगर मान लीजिए 6 को 6 से डिवाइड दोगे तो क्या होगा? 1। 6 को 6 से भाग दोगे तो 6 डिवाइडेड बाई 6, देन यू गेट 1, आपको 1 मिलेगा। बट सेकंड में देखो, अगर मान लो कोई नंबर है और उसके आप कोई भी जीरो है और ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है उससे डिवाइड दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा ना? ये पढ़े हो आप लोग, बताया गया है। और मान लीजिए कोई भी नंबर हो और 0 से जहां उसको डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा? ये इंफिनिटी। ये क्या होगा? इंफिनिटी होगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? कोई भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 20 को 20 से डिवाइड दो, देन यू गेट 1। 5 को डिवाइड दो 5 से, देन यू गेट 1। 7 डिवाइडेड बाई 7, देन यू गेट 1। तो कोई भी नंबर को दूसरे नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड दोगे तो आपको 1 मिलेगा। बट न्यूमरेटर में अगर 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, कोई नंबर से 0 को डिवाइड दोगे तो यू विल गेट ऑलवेज 0, तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। बट अगर कोई नंबर को 0 से डिवाइड दोगे तो इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 0 कोई नंबर है और उसे हम दूसरे नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, वो भी 0 ही है, दोनों सेम नंबर है। यहां जैसे सेम नंबर से डिवाइड किए तो 1 आया, तो आप सोचोगे 0 को 0 से डिवाइड देंगे तो 1 आना चाहिए। समझो इसको कि इनडिटरमिनेट क्यों कहते हैं। कोई नंबर है, मान लो वो नंबर 0 भी तो हो सकता है, दूसरे सेम नंबर 0 से ही हम डिवाइड देंगे तो 1 आना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड देने पर वो 1 आता है। क्लियर है? अब दूसरे तरफ से सोचो, मान लो कि 0 कोई नंबर है, ठीक है, 0 कोई नंबर है या कोई भी नंबर हो सकता है 0 की जगह यहां पे, और उसे हम 0 से डिवाइड दे रहे हैं, तो कोई नंबर में वो नंबर हमने क्या लिए? 0 लिए। किसी नंबर को 0 से डिवाइड देने पे, किसी नंबर को 0 से डिवाइड देने पर क्या आ जा रहा है? इंफिनिटी आएगा। यहां इंफिनिटी भी वैल्यू निकल रहा है 0/0 का।
देखो इसे क्यों इनडिटर्मिनेट कहते हैं, थोड़ा सा हम बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये सब चीजें आप आगे आओगे तो और क्लियर होते जाएगा। यहां पर हम लिमिट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को बतलाना चाह रहे हैं कि लिमिट में ये सब चीज जानना जरूरी है कि वाई वी स्टडी लिमिट्स, हम लोग लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं या लिमिट्स को पढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी। चाहते हैं कि इतनी सारे हम लोग जब क्लास 12 में पढ़ रहे थे तो इसे भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इसे 11th में ही बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सब जानने के लिए थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि जीरो कोई नंबर है और उसे और दूसरे नंबर कोई नंबर है, जो नंबर है ये जीरो कोई दूसरा नंबर होना चाहिए था। यहाँ पे जैसे 0/6 करते हैं तो 0 आ रहा है, तो यहाँ देखो ऊपर में 0 है और 0 भी किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0 भी एक नंबर है उसमें। हम यहाँ 2 लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे, 8 लिख सकते थे, तो 0 को 8 से डिवाइड देते तब भी आता क्या 0। तो हमने 8 या 7 लिखने के बजाय 0 लिखे, तो 0 को कोई नंबर से डिवाइड देंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहां पर आप कि 0/0 का कितनी वैल्यूज निकल रहा है, 0/0 का 3 वैल्यू निकल रहा है। Here we get the 3 value of 0/0, 0/0 का हमने 3 वैल्यू निकले, जबकि उसे होना चाहिए कोई एक ही वैल्यू। तो इस तरह से इन सब चीजों के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा कि ये 7 जो फॉर्म्स है, जो मैथमेटिक्स के फॉर्म है, वो इनडिटर्मिनेट कहलाता है, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए तो वहां पर हमें फिर लिमिट लगाने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम लोग कि लिमिट जो है कहां पे हम लोग लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया कि लिमिट्स जो लगाते हैं वो कहां पे लगाएंगे। ये 7 फॉर्म आ गया। अगर ऐसा कोई भी आता है तो वहां पर हम लोगों को लिमिट लगाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। अब देखो मान लीजिए कि कोई फंक्शन हो, सपोज दैट f of x और यू कैन से fx, कोई फंक्शन हो, सपोज दैट x + 3 एक फंक्शन दे रखा है। अगर बोला जाए कि इसकी वैल्यू एट x = 2 पर क्या होगा, देन यू कैन गेट इन ए वेरी इजी वे। somebody asked the question to you कि find the value of fx at x = 2, then you can get the solution in a very easy way without wasting the time. Just put the value of x in place of x. x की जगह पे आप 2 रख दो, 2 + 3 8 becomes 5, तो 5 is the answer. अगर कोई बोले कि नहीं इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो एट 3 पर, तो आप क्या करोगे, fx की वैल्यू x की जगह पे रखोगे 3 + 3 = 6। अगर कोई बोले कि नहीं इसकी वैल्यू फाइंड करो एट 5 पर, x = 3 x = 5, तो आप क्या करोगे, fx x की जगह पुट करोगे 5 + 3 8 becomes 8, तो ये 8 हो गया, 8 becomes 8, ये 8 हो गया। तो बहुत ही आसानी से निकाल दोगे आप। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कहा जाए ऐसा, अगर क्वेश्चन ऐसा ना दे करके ऐसा दे दे कि एक फंक्शन दिया है fx
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, और इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको x इक्वल टू 2। कहां पर फाइंड करना है? एट x इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। तो x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू निकालो। अगर आप वैल्यू कुछ इस तरह से निकालते हो जैसे पहले निकालते थे तो क्या हो जाएगा, यहां रखोगे 2 तो 2 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो ऊपर में देखो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 4, और नीचे क्या होगा 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होके 0, ऊपर भी कैंसिल होके 0 बाई 0 आ गया, और 0 बाई 0 आने का मतलब क्या हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसे आएगा तो इसकी सॉल्यूशन तो निकला नहीं, तो इस पर यहां पे निकलेगा नहीं ऐसा। तो आप क्या करोगे फिर, भाई यहां पर x इक्वल टू 2 पे तो निकलेगा नहीं, ठीक है। हां, अगर यहां पर जब नहीं निकलता है आप, तब आप फिर सोचोगे कि आप करना क्या है। अगर इस चीज को हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि x को थोड़ी सी चेंज करते हैं, इसे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहां देखो एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? ये सारी चीजें जानोगे तो आगे आप इंजीनियरिंग करोगे, जेई की तैयारी करोगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, एनडीए की तैयारी करोगे, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को आप समझोगे और बनाओगे, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने एकदम बेसिक से जीरो लेवल से आपको हम बता रहे हैं, जीरो से आपको टॉप लेवल तक के बढ़ेंगे, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको तोड़ते हो तो कुछ ऐसा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लग रहा है ना, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2, और फिर क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, और यहां पर आप क्या करोगे एक्स माइनस 2 एज इट इज उतार दो। ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स माइनस 2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या एक्स प्लस 2। तो इनफैक्ट कहो कि ये एक्चुअल जो था एफ एक्स जो था वो था आपका क्या x प्लस 2 था, ठीक है। और x इक्वल टू 2 लाने पर क्या हो रहा था, ये 0 फॉर्म में आ रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां x इज नॉट इक्वल टू 2 होगा, x 2 के बराबर नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन हो तब इस कंडीशन पे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब हम लोगों का क्वेश्चन आसानी से बनता है। जहां पर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, ये आने की शंका रहती है, तो उस जगह हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए और आगे जानते हैं लिमिट्स के बारे में। हम लोग मिटा दें, धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी कि इंटायर चैप्टर की वीडियो बनाएं और YouTube पे अपलोड करें, ताकि आपको बहुत सारे फायदे हो। और वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि आगे हम लाइफ इंजीनियरिंग में बनाएं या एनडीए में करें या आईआईटीएन बने, तो वैसे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और जो बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, जो 11-12 के लिए कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, वैसे बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो आपको घर बैठे हुए सारे चीजों को आप देख सकते हो, सिर्फ जरूरत है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और
इस चैनल को कंटिन्यू देखते रहें, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारा आने वाला अपकमिंग वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर में देखो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे क्लास से फुर्सत मिलेगा हम वीडियो को बनाएंगे और कंटिन्यू आपके लिए अपलोड करेंगे। आज से हमने इस चीज की शुरुआत कर दी है, क्लियर है? चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग। अब देखो लिमिट्स क्या होता है उसे समझो। सपोज दैट एक लाइन है, ये लाइन इस तरफ भी बढ़ रही है और ये लाइन इस तरफ भी बढ़ रहा है ना, ये इस तरफ भी बढ़ेगा और ये इस तरफ भी। तो लाइन बढ़ता है तो एक तरफ ये इधर जाएगा तो होता है प्लस इंफिनिटी और इस तरफ होगा तो माइनस इंफिनिटी, मतलब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की तरफ चल रहा है लाइन। ठीक है, यहां पर सपोज दैट 0 है, 1 है, 2 है, इस तरफ क्या होगा -1 है, -2 है, इस तरह बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम किसी पॉइंट पर सपोज दैट हम 1 पर बात करें, 1 पर लिमिट क्यों जरूरी है, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये देखो अगर 1 पे कहते हैं तो 1 तक पहुंचने का हमारा तरफ दो रास्ता है, एक तो है राइट साइड से और दूसरा है लेफ्ट साइड से। एक चलते हैं हम लोग कहां से, फ्रॉम राइट साइड, इस तरफ जो होता है ये कहलाता है राइट हैंड साइड। क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड। और 1 के जो इस तरफ होगा ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो एक तक पहुंचने का हमारे पास दो तरीका है, चाहे तो हम राइट साइड से पहुंचे दाएं छोर से या लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचे बाएं तरफ से। तो एक तक अप्रोच करने का दो तरीका है हम लोगों का। ठीक है, और ये एक तक जब पहुंचते हैं तो यहां से अगर राइट साइड से पहुंचेंगे तो क्या होगा, मान लो इसके आगे और भी हो सकता था, ये 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद अगर 1 तक पहुंचना है तो हम लिख सकते हैं 1.9, 1.8, 1.6, 1.3, तब जाकर के हम लोग यहां पहुंचेंगे। और इस तरफ से पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 है ना, -1, फिर इसके बाद आया -0.5, 0, और फिर इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तब हम लोग 1 तक पहुंचेंगे। तो एक तक पहुंचने का दो रास्ता, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है राइट हैंड साइड। क्लियर है, आ गया समझ में? अच्छा जी, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर है क्या। देखो बाएं तरफ से बढ़ते हैं हम लोग बाएं तरफ से बढ़ते हैं अगर इस तरफ पहुंचने के लिए, कहां तक, यहां से ये तो बढ़ रहे हैं हम लोग कहां से, बाएं तरफ से, और इधर से बढ़ेंगे तो क्या होगा, दाहिने तरफ से। ठीक है, तो उससे पहले बहुत सारे यहां पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहां तक। पहले यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर यहां इधर से पहुंचेंगे तो यहां पहुंचेंगे पहले, उसके बाद यहां पहुंचेंगे। तो ये एक के इर्द गिर्द जो होता है ना, उसके आसपास नेबरहुड कहते हैं जिसे, पड़ोसी, वही लिमिट कहलाता है। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लिमिट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, लिमिट किसे कहते हैं हम लोग, एक के इर्द गिर्द वाले नंबर्स को, इसके बहुत दूर वाले नंबर नहीं, जो एक के करीब होगा, जो नियर बाय में होगा,
उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो आपको। शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, बट धीरे धीरे ये सब क्लियर होते जाएगा आपको। और कामयाबी उसे ही मिलता है जो धैर्य बना कर रखे, जो पेशेंस रखे और लगातार समझने की कोशिश करे। आप मैथमेटिक्स लिए, मैथमेटिक्स आसान नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा बनाने में। और अगर समझ में नहीं आया तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए अब सपोज दैट इसे समझने के लिए ग्राफ लेते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, और ग्राफ है सपोज दैट y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर क्या था, x प्लस 2 सपोज दैट ये था। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स बराबर है क्या, x प्लस 2। इसका ग्राफ बना रहे हैं। अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। अब देखो, अगर सपोज दैट x का वैल्यू 1 रखते हो तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। जब 1 रखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा ना 3 के सामने। अगर 2 रखोगे यहां तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होगा। इसको 4 के सामने कर दो। ठीक है, अब देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। एक पॉइंट यहां आया और एक आया यहां पे। ठीक है, ठीक है। ये देखो, मतलब x इक्वल टू अगर 1 लेते हो तो y पे कहां पे वैल्यूज आ रहा है, 3 पे। और x इक्वल टू अगर 2 लोगे तो यहां पे आएगा। ठीक है, अब देखो सपोज दैट क्या हमें 2 तक बढ़ना है, हमें क्या कहां तक जाना है, 2 तक के। हमें 2 तक बढ़ना है तो 2 तक बढ़ने के लिए जैसे जैसे हम इधर से बढ़ेंगे, इस तरफ वाला जो होगा ये लेफ्ट हैंड कहलाएगा। ये कहलाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड। और इस तरफ से बढ़ेंगे तो ये कहलाएगा हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड कहलाएगा। तो देखो, अगर हम राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं तो हमें क्या होगा, 3 से फिर कम करना होगा, 2.9, 2.8, 2.6, 2.4, 2.1। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम लोग कहां तक बढ़ेंगे। अच्छा 3 लेंगे तो यहां होगा, सपोज दैट 3 लेंगे तो यहां हो जाएगा, यहां पे होगा। अगर 2.9 लेंगे तो यहां पे आ जाएगा। 2.5 लेंगे तो यहां पे आ जाएगा। 2.1 लेंगे तो यहां पे आएगा। 2.01 लेंगे तो और करीब आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे वैल्यू यहां से रिड्यूस करते जाएंगे 2 तक पहुंचेंगे। ये भी देख रहे हो ग्राफ पॉइंट्स, ये अपने इस जगह पॉइंट पर पहुंचेगा। मतलब जैसे ही वो 2 पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 4 पर पहुंचेगा।
और उसी तरह से अगर इस तरफ से हो, इधर से सपोज दैट 1.9 लेंगे तो सपोज दैट यहां आ रहा है, फिर 1.99 करोगे तो और करीब आएगा, 1.999 करोगे तो और करीब आएगा। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, इस जगह से पॉइंट आते जाएगा अपने मेन पॉइंट पर यहां पर। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से अप्रोच करो, फाइनली आप देखोगे कहां पर पहुंच रहे हो, इस पॉइंट पर पहुंच रहे हो। ठीक है, तो यहां से यह प्रूफ हो जाता है कि x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर क्या होगा, फंक्शन 4 निकलेगा। अगर हम निकालते हैं एट x इक्वल टू 2, तो 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर आते आते ये 4 निकलेगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। जो ग्राफ से भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि कैसे हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग धीरे बढ़ते जाएंगे इस तरफ, मतलब ये वैल्यू देख रहे हो ना यहाँ 3 से अगर यहाँ पे 2.5 में बढ़ोगे तो यहाँ आ जाएगा, अगर 2.1 करोगे तो और करीब आ जाएगा, मतलब 2 की तरफ बढ़ेंगे तो ये ठीक यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 1.5 में बढ़ेंगे तो यहाँ होगा, 1.9 में बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 1.99 में बढ़ोगे तो यहाँ हो जाएगा। जैसे जैसे 2 की तरफ जाएंगे तो ठीक इस पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब 4 पर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब रहा कि ये जो फंक्शन है इसको लिखा जाता है लिमिट में कैसे, कुछ इस तरह लिखते हैं, लिमिट x यहां पर लिखते हैं स्टैंड्स टू 2। ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, मतलब यहां पर जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम वो एग्जैक्ट 2 पर नहीं होता। लिमिट में याद रखो x इक्वल टू 2 लिख दिए तो 2 नहीं है, 2 के आसपास, नियर बाई, उसके करीब करीब उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसको स्टैंड टू और अप्रोचेस टू। x अप्रोचेस टू, अब क्या हो जाएगा, fx इसका। क्लियर है? तो बाएं तरफ से जब लेते हैं इसको, देखो यहां तक पहुंचने का 2 तरीका है, एक लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड। जो बाएं तरफ से हम लोग अप्रोच करते हैं तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं इस तरह 2 और उसके ऊपर में छोटा सा माइनस साइन देते हैं। ये माइनस साइन बतलाता है कि लेफ्ट हैंड बाएं तरफ से लिया गया है, अप्रोच किया गया है। और राइट साइड से जब होगा, अच्छा लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो कितना हो रहा है, यहां पे देखो 2 रखोगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। और यही चीज को राइट साइड से अगर करते हो तो लिमिट x स्टैंड टू 2 प्लस कर देंगे यहां पर छोटा सा प्लस का साइन, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट जब होगा तो इसका fx क्या हो जाएगा, fx फिर भी वही होगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड से भी ले रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, राइट हैंड से ले रहे हैं तब भी 4 आ रहा है। वो ग्राफ के जरिए भी क्लियर हो गया कि हम राइट हैंड साइड से अप्रोच किए, देन वी गेट 4, देन वी अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन वी गेट 4। इन बोथ द कंडीशन वी गेट द 4। हम लोग दोनों स्थिति में हम लोगों को ऑलवेज 4 मिलता है। इससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां पे दोनों इक्वल हो रहा है। हेयर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां इसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, इक्वल होगा, तब कहेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब दोनों इक्वल होगा तब कहेंगे कि हां लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है?
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इस चीज को हम एक बार फिर से आपको कर दे लेफ्ट हैंड लिमिट में। मान लो इस ग्राफ को हम प्रूफ भी कर देते हैं आपको, चलिए प्रूफ कर देते हैं हम। प्रूफ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे इक्वल होगा। ठीक है, एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। सपोज दैट एक्स प्लस क्या है, टू एक फंक्शन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अगर दो तक पहुंचना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, एक तरफ हम एक्स लिखेंगे और दूसरी तरफ एफ एक्स। देखिएगा अगर सपोज दैट एक्स का वैल्यू शुरू में हम लेते हैं दो तक पहुंचने के लिए 1.9, जब 1.9 यहां बैठा होगा तो ये टोटल हो जाएगा 3.9। अगर हम 1.99 और करीब जाएं दो के तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा 3.99। और करीब अगर हम जाना चाहते हैं 1.999 तब और वैल्यू हमारा एक्यूरेसी आ जाएगा 3.999। और इसी तरह बढ़ते जाएंगे हम तो अंत में कहां तक के जाएगा, ये करीब करीब जो होगा वो 4 के करीब पहुंचेगा। तो यहां देख रहे हैं कि ये x का वैल्यू 2 के करीब जा रहा है, तो fx का वैल्यू कहां तक जा रहा है 4 तक के। यही है लिमिट में कि अगर x का वैल्यू 2 नहीं है, यहां देखो एग्जैक्ट 2 नहीं है, स्टैंड टू या अप्रोचेस टू 2, अगर ये बाएं दो तक बढ़ता है, x का वैल्यू 2 की तरफ बढ़ता है तो fx का वैल्यू कहां तक जाएगा 4। उसी तरह से आप राइट साइड भी ले सकते हैं। सपोज दैट इसी फंक्शन में राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। राइट हैंड लिमिट में fx की वैल्यू फाइंड आउट करके देखो। मान लीजिए राइट हैंड से बढ़ते हैं, यहां से हम लेंगे 2.1, अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 2 करोगे इट बिकम्स 4.1। अब अगर और करीब जाओ 2 के तो 2.01 ले, तो 2.01 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4.01 मतलब 4 के और करीब आ गए, एक्यूरेसी और ज्यादा आ गया। अगर इसे लेते हो 2.001 तब क्या होगा आपका fx का वैल्यू 4.001। तो यहां देख रहे हो कि जितना ज्यादा हम इसकी जैसे जैसे हम x का वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रहे हैं उसी तरह से fx का वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट fx x एक्सटेंड टू 2 ये कहां तक के जाएगा 4 तक के जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ले या राइट हैंड साइड से ले, दोनों हालत में हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और अगर ऐसा हो तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो। इतना बात समझ में आ गया। ये क्या लिखे हम लोग, ये क्या है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये क्या लिखे हमने, ये लिखे राइट हैंड लिमिट। क्लियर है। और ये जो सिंबल देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, इस तरह का जो चिन्ह होता है इसे कहते हैं हम लोग स्टैंड्स टू, या कहा जाता है अप्रोचेस टू। ठीक है, ये मतलब ये 2 के बराबर नहीं है, 2 के तरफ बढ़ रहा है। यहां तक समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। हेयर लिमिट
एग्जिस्ट। यहां लिमिट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी लिमिट के बारे में, कि लिमिट कब हम लोग अप्लाई करते हैं। जब भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म आता है तब हम लोग लिमिट लगाते हैं। हम उस चीज को कैसे अप्रोच करते हैं, उसे ग्राफिक विधि से, ग्राफिकली हम प्रूव भी कर दिए आपको हम कि कैसे होता है लिमिट्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में लिमिट के बारे में और भी कुछ जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।